जैसे अगर मान लेते हैं प्राइस क्राइटेरिया लेते हैं, ठीक है, साधन संपन्नता कीमत कसौटी के रूप में, है ना, कीमत कसौटी या क्राइटेरिया है, ठीक है। ये इसमें उन्होंने कहा था कि प्राइस ऑफ लेबर और प्राइस ऑफ कैपिटल, या के को ऊपर ले लीजिए, चूँकि प्राइस ऑफ केट और प्राइस ऑफ लेबर, ठीक है। ये कह रहा है कि ये मान लेते हैं ये ग्रेटर देन होता है, ठीक है, प्राइस ऑफ कैपिटल एंड प्राइस ऑफ लेबर का। तो ये जो है ये देश ए का है, ठीक है, और ये है देश बी का है, ठीक है। कहता है कि कहीं न कहीं पर दोनों के मूल्य में अंतर आता है, और जब तक दोनों का मान लेते हैं दोनों के पास प्रचुर साधन है, ठीक है। मान लेते हैं कि अमेरिका में भी लेबर है और भारत में भी लेबर है, ठीक है, और अमेरिका में भी पूंजी है और भारत में भी पूंजी है। लेकिन जब किसी एक चीज़ की प्रचुरता होगी, एबंडेंस होगा, तो जब एबंडेंस होगा यानी कि मात्रा ज़्यादा होगा तो आपूर्ति ज़्यादा होगा, और आपूर्ति ज़्यादा होगा तो उसका प्राइस वहाँ पर कम हो जाएगा, ठीक है। जिस चीज़ का हो, चाहे अगर अमेरिका में पूंजी है तो पूंजी अगर ज़्यादा है तो उसका पूंजी का रेट कम होगा, और जब पूंजी का रेट यानी कीमत कम होगा तो उसकी मांग ज़्यादा होगी, और उसकी कीमत पूंजी प्रधान वस्तु ज़्यादा बनेगा तो लागत भी कम आएगी उसकी, और लागत जब कम आएगी तो फिर उसका वस्तु सस्ता हो जाएगा, और सस्ता होगा तो विदेशों में उसकी मांग ज़्यादा होगी। यही इन्होंने कहा था, और इसको उन्होंने दो देशों के रूप में तुलना किया था। तुलना करके उन्होंने बताया था कि जब भी कोई देश व्यापार में इंडल्ज तभी होता है जब दोनों देशों के बीच मूल्य में, साधन कीमत में अंतर आ जाता है। साधन कीमत में, साधन का मतलब यहाँ दो साधन लिया गया है। पहला क्या साधन लिया गया है? एक साधन लिया गया है आपको श्रम, और दूसरा साधन लिया गया है पूंजी, ठीक है। पहला साधन है श्रम और दूसरा साधन है पूंजी, ठीक है। तो ये जो हमारा लेबर है और ये जो कैपिटल है, इसके रूप में लिया गया, दो देश लिया गया, दो देश है। एक देश है पूंजी प्रधान यानी कि कैपिटल इंटेंसिव देश है, जैसे कि यूएसए है, मान के चला गया है, और दूसरा देश है श्रम प्रधान है, श्रम इंटेंसिव है या गहनता है, जैसे कि इंडिया मान लिया गया, ठीक है। तो ये पूंजी प्रधान है देश, ये उत्पादन करता है क्लॉथ को, ठीक है, ये बनाता है क्लॉथ, और ये चूंकि श्रम प्रधान है तो ये व्हीट यानी गेहूं का उत्पादन करता है, मान लीजिए। तो ये यहाँ पर ले लीजिए आप, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है लेबर है ना, इंटेंसिव कंट्री है, ठीक है, लेबर इंटेंसिव कंट्री है, तो मान लेते हैं इंडिया है, ठीक है ना। तो ये बना रहा है क्या, व्हीट बना रहा है, व्हीट, गेहूं उत्पादन कर रहा है। तो ये देश ए हो गया, इसको मान लेते हैं कि कैपिटल ए है, ठीक है, या देश ए है, या बी मान लीजिए, ये इसको ए मान लीजिए। यहाँ पर क्लॉथ बन रहा है, ठीक है, तो कंट्री ए है और कंट्री बी है ये। तो हर दोनों देशों का जो है एक प्राइस कीमत होगा दोनों देशों का। तो मान लेते हैं कि ए बी ए है, ठीक है, ठीक। इसको मान लीजिए A1 और इसको मान लीजिए B1, या कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या CD कुछ ही मान सकते हैं। देखिए क्या कहता है, ये कहता है कि जो देश A है वह देश A जो है OA क्लॉथ को बना सकता है मैक्सिमम, और OB गेहूं का उत्पादन भी कर सकता है देश A का जो ये प्राइस लाइन है, ठीक है। और दूसरा कहता है देश B जो है, जो इंडिया है, वह इतना ही कपड़ा बना पाएगा लेकिन उससे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करेगा ये। यानी कि अगर ये गेहूं का उत्पादन OB करता है, ठीक है, जैसे व्हीट प्रोडक्शन बाय बी कंट्री, यानी बी कंट्री कितना है, इसका है OB1 कर सकता है। और क्लॉथ कितना कर सकता है, क्लॉथ प्रोडक्शन बाय बी कंट्री वो कर सकता है OA1 कर सकता है। अब जो है वो कंट्री जो है, कंट्री ए क्या कर सकता है, क्लॉथ प्रोडक्शन कितना कर सकता है, OA कर सकता है, और व्हीट कर सकता है OB। यहां तक क्लियर है आपका, ठीक है ना। तो अगर दोनों देशों का तुलनात्मक हम अध्ययन करेंगे
तो तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद क्या देखते हैं कि मान लेते हैं इसका जो हमारा CIC है, ठीक है, इसका मान लें कि कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है CIC, ठीक है, किसका हो गया, देश ए का हो गया, ठीक है, और इसका CIC जो है इसका वाला इसका जो है ये देश बी का हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए चूंकि यहाँ दोनों मिल रहा है तो दोनों को हम ले सकते हैं। तो ये CIC देश बी का है, ठीक है, इसको ए कर दीजिए और इसको बी कर दीजिए, हो गया कम्युनिटी। देखिए क्या ये बता रहा है यहाँ पर कि अगर मान लेते हैं कि ये ई बिंदु पर है, ठीक है, तो ई बिंदु पर इतना जो है इतना उत्पादन M, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे देखिए इसको हम क्या करें, इसको हम कर सकते हैं इसको C कर दें, C फॉर क्लॉथ हो गया, और यहाँ पर जो है W कर दें या विट हो जाएगा विट, ठीक है। तो छोड़िए ना, ऐसे लिखिए ना M1 M2 M3 कुछ कर दीजिए, X1 X2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इतना कर रहा है, ये क्या कर रहा है, देश ए जो है, कंट्री ए जो है, क्योंकि इसका जो है CIC यानी कि इंडिफरेंस कर्व जिस प्राइस लाइन को टच करता है तो वहां उसका इक्विलिब्रियम होता है, अर्थात ई बिंदु पर यानी कि OC कपड़ा, OC क्लॉथ और OM जो है वीट, यानी अगर एक इकाई उत्पादन करेगा, अगर लेबर के तुलना में देखेंगे लेबर में तो OM लेबर लगाएगा और OC जो है पूंजी लगाएगा, तब उसका उत्पादन होगा और यहाँ हुआ इक्विलिब्रियम पे रहेगा। या उसको दूसरे रूप में देखें कि OM गेहूं का उत्पादन करेगा और OC कपड़े का उत्पादन करेगा, वो इस पर करेगा, ठीक है। इसका देखिए क्या है, इसका मान लेते हैं कि इसका F ले लेते हैं और इसका G ले लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा और से ये और ये और ये, ठीक है। ये हो गया M1, ये हो गया M2, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएट क्या बता रहा है, डिफरेंशिएशन ये बता रहा है कि देखिए यह देश ए जो है, देखिए दोनों को यहां पर टच कर गया, एक कंफ्यूजन आपको होता है। ये जो AB रेखा है ये भी देश ए का प्राइस लाइन रेखा है, ठीक है, जो F बिंदु पर स्पर्श करता है, और ये बताता है कि देश ए जो है, देश ए अगर गेहूं का उत्पादन करता है तो OM1 और कपड़े का करता है तो OC1 करता है। किसके IC पर, ये CIC ऑफ देश बी का, अर्थात देश बी जो है मैक्सिमम कर सकता है OM1 उत्पादन और OC2 कर सकता है। लेकिन जब इसको देश ए से इसके प्राइस लाइन से तुलना किए हैं, क्योंकि दो जगह टच कर रहा है, ये कर रहा है F बिंदु देश ए का प्राइस लाइन है और G बिंदु देश बी का है, कर रहा है, तो ये दोनों का तुलनात्मक अध्ययन बता देता है, लेकिन चूंकि यह देश ए जो है अब देश बी के प्राइस लाइन से तुलना करेगा, तब तो इसको पता चलेगा कि अगर यह व्यापार करता है, अगर मंगाता है तो लागत कम पड़ेगा, है ना, बनाता है तो लागत ज्यादा पड़ेगा। तो इसके समानांतर जो AB रेखा के समानांतर हम जब एक ड्रॉ करते हैं रेखा, ठीक इसके समानांतर, तो देखिए इसको भी सपोज कर, तो इसका नाम आप दे दीजिए A डैश है B', इसका नाम दे दीजिए D, है ना, D1 और D2 दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए। तो ये देखिए यहां स्पर्श कर गया इसको, अर्थात ये GEFG इसको R पर दे देते हैं, अर्थात ये इतना उत्पादन, इतना श्रम लेगा और इतना ये पूंजी लेगा, ठीक है। तो इसका भी नाम दे दीजिए, कितना है C3 दे देते हैं, और इसका M2 तक दिए थे M3 दे देते हैं। अब ये बता रहा है, ठीक है, बस यही तो था, आप इतने में परेशान हो रहे थे। सबका देखिए डिफरेंशिएट बता रहा है, क्या बता रहा है। अब आइए पूरे को एक बार इस निष्कर्ष में समझ लीजिए। तो डायग्राम बनाना बस इसी तरह सीखना है, एक स्केल रख के खींच दीजिएगा तो आपको आराम से बन जाएगा। वहां हम देखिए क्या किया गया, पहले देश, अब देश ए की बात करते हैं, पहले जो है देश ए अपनी क्षमता के अनुसार जो उत्पादन कर रहा था वह कर रहा था OC और कपड़े का, और OM कर रहा था गेहूं का, ठीक है। लेकिन जब बी देश से हम तुलना किए उसको, अर्थात इसके ठीक A1, ये जो हम D1 और
D2 जो रेखा खींचे, ये समानांतर है किसका, A1 B1 के, ये दोनों समानांतर है। अर्थात इस A1 B1 के समानांतर रेखा को हम खींचे हैं ताकि B देश से इसको तुलना करने पर A देश का कॉम्पिटिटिव पता चल जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, तो पूर्व में यह स्वतः कर रहा था इतना, लेकिन जैसे ही B देश के साथ अगर व्यापारिक समझौता करता है, व्यापार करता है, तो देखिए इसका उत्पादन मात्रा गेहूं का ज्यादा, अर्थात OM से OM3 मिलता है, OM से OM3 मिलता है, और कपड़े का जो उत्पादन है उसी लागत इकाई पर OC3 मिल जाता है इसको, ठीक है। अर्थात जो है यह बहुत कम मात्रा उतने श्रम में गेहूं का कर रहा था, उसको ज्यादा मात्रा में गेहूं मिल रहा है, और कपड़ा तो इसके डोमेस्टिक वैल्यू के हिसाब से OA तक तो उत्पादन कर ही सकता है यह, क्योंकि इसका क्षमता है। तो हेक्सर ओलिन साहब ने कहा कि अगर श्रम के मात्रा को पूंजी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो मैक्सिमम उत्पादन कितना होगा, तो मैक्सिमम उत्पादन, अगर ये पूरे श्रम को पूंजी में लगाएंगे तो OA उत्पादन होगा, अर्थात OA उत्पादन कर सकता है और OC3 का उसको लाभ मिल रहा है व्यापार करने से, तो अर्थात इतना तो बचत उसको हो ही रहा है अगर व्यापार करता है तो। अब व्यापार नहीं करता है तो ये OC तक ही रहेगा। ये देश A की बात हो गई। अब देश B की बात करते हैं। देखिए देश B कह रहा था कि ये देश B जो है OM2 गेहूं का उत्पादन कर सकता है, और OC2 चूंकि इसका अपना AB रेखा पर G इसकी इक्विलिब्रियम बता रहा है, ठीक है, कर सकता है, और मैक्सिमम ये OB1 कर सकता है, OB1 मैक्सिमम कर सकता है, ठीक है, लेकिन संयोजन यहीं पर इसका है। अब कहता है अगर B देश से इसकी तुलना A देश से तुलना करेंगे, अर्थात इसके प्राइस लाइन को फॉलो करेगा, तो देखिए क्या होता है परिवर्तन। यह परिवर्तन OM1 तक हो गया, अर्थात उतनी ही इकाई में ज्यादा कपड़ा मंगा सकता है, या OC1 कपड़ा मंगा सकता है। चूंकि क्या कहता है, ये जो आइसो क्वांट है इसको आइसो क्वांट भी कह सकते हैं। तो कहता है कि आपको मालूम है कि अगर एक आइसो क्वांट पर दो रेखा जितनी बिंदु होगी सब समान उत्पादन को बताता है, सभी समान उत्पादन को बताएगा, है ना, उत्पादन मात्रा समान को बताएगा, अर्थात उसकी सम लागत बराबर होगी ये दोनों बिंदु पर। चाहे इतना उत्पादन कीजिए इतना कीजिए, श्रम की इकाई उतना ही लगेगा, आप इतना कीजिए इतना कीजिए। तो यहां अच्छा है, OM2 से अच्छा है OC2 कपड़ा मिल रहा था अपने उत्पादन करने पर, और दूसरे ये देश से व्यापार करेगा तो OC1 कपड़ा मिलने लगेगा उसी इकाई में, और उत्पादन मात्रा समान रहेगा। तो यहां कपड़े का आयात करना फायदा हो जाएगा, इसको क्या था, इसको गेहूं का आयात करना फायदे हो जाएगा। यही दोनों का तुलनात्मक अंतर दिया है कि अगर प्राइस लाइन की तुलना करेंगे तो प्राइस लाइन के आधार पर दोनों से व्यापार करने पर दोनों को लाभ है इसमें, समझ गया ना। बस छोटी सी बात थी, कुछ तो था नहीं इसमें, आप परेशान हो रहे थे झूठ मूठ का। तुलनात्मक अंतर है खाली प्राइस और लेबर के कैपिटल का अंतर, लेकिन इसमें दोनों पहलू है, एक पहलू उत्पादन मात्रा में भी है और दूसरा पहलू है इसके लागत और इसके क्या कहते हैं श्रम का लागत और पूंजी के लागत पर, और या गेहूं के उत्पादन, दोनों चीज दिखा रहा है इसमें। यहाँ उत्पादन भी दिखा रहा है, लागत भी दिखा रहा है, यहाँ उत्पादन भी दिखा रहा है, लागत भी दिखा रहा है, क्योंकि प्राइस लाइन है ये, यही चीज बता रहा है। और यह IQ बता रहा है कि आप जिस बिंदु पर उत्पादन कीजिए आपको लागत समान आएगा। तो यही चीज है, कुछ तो है ज्यादा नहीं, लेकिन झूठो परेशान हो रहे थे। चलिए पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। देखिए आपसे पूछेगा, इंटरव्यू में पूछेगा या कहीं पूछ सकता है, या टेल में पूछा जा सकता है सवाल है, चूंकि यहीं पर है लियोनटिफ पैराडॉक्स, ठीक है ना। देखिए लियोनटिफ पैराडॉक्स, ठीक है, LEONTIF, लियोनटिफ पैराडॉक्स। लियोनटिफ विरोधाभास क्या है? देखिए एक्सर ओलिन जो कहा था, एक्सर ओलिन ने क्या कहा था, एक्सर ओलिन ने कहा था, ये कहा था कि जो देश जिस चीज में, जिस साधन में एबंडेंट होगा, जिस साधन में एबंडेंस होगा वह उसका एक्सपोर्ट करेगा, और जिस साधन में स्कार्सिटी होगी वह उसका इंपोर्ट करेगा, ठीक है। अब जैसे USA है, USA में कैपिटल है सस्ता, तो ये कैपिटल गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा, कैपिटल गुड्स को
एक्सपोर्ट करेगा, ये इनकी मान्यता थी, ठीक है। और यहाँ पर स्कार्स है यूएसए में लेबर की कमी है, तो लेबर को जो लेबर इंटेंसिव गुड्स को इंपोर्ट करेगा। ये जो हम बोल रहे हैं सुनते जाइए, जब पिक्चर आ जाएगा तो देख लीजिएगा। हैक्सर-ओलिन का सिद्धांत कहता है कि जो देश, अगर एक देश है, दो देश है, ए बी है, तो जिस देश में अगर पूंजी सस्ती है, पूंजी का एबंडेंट है, अर्थात पूंजी बहुत मात्रा में है वहां, तो वह उस वस्तु का निर्यात करेगा, कैपिटल गुड्स का निर्यात करेगा। और जहां पर लेबर की कमी है, अगर यूएसए में लेबर कम है, तो लेबर इंटेंसिव गुड का इंपोर्ट करेगा, ठीक है, आयात करेगा, अर्थात कैपिटल गुड्स का एक्सपोर्ट करेगा और लेबर इंटेंसिव गुड का इंपोर्ट करेगा। इतना सिद्धांत था। लेकिन 1936 में जो है ये एक सर्वे हुआ कि जिसमें एक लियोन्टिफ साहब थे, इकोनॉमिस्ट, ठीक है, वो स्टैटिस्टिशियन थे। तो वो लगातार जब 10 साल का आंकड़ा यूएसए का कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद जब उन निष्कर्ष निकाला तो कहा कि इसमें तो हैक्सर-ओलिन का सिद्धांत ही फेल है। हैक्सर-ओलिन साहब कहते हैं कि अमेरिका चूंकि कैपिटल एबंडेंट कंट्री है, उसके पास कैपिटल ज्यादा है और ज्यादा होने के कारण कैपिटल सस्ता है, तो कैपिटल गुड्स का वो एक्सपोर्ट करेगा। और लेबर यहाँ स्कार्सिटी है, लेबर की कमी है, तो लेबर इंटेंसिव गुड को इंपोर्ट करेगा। लेकिन उल्टा हुआ हुआ। तो 10 साल का यह आंकड़ा बताया एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अमेरिका का, कि अमेरिका पिछले 10 साल से कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट कर रहा है और लेबर इंटेंसिव गुड का एक्सपोर्ट कर रहा था। तो लियोन्टिफ साहब ने कहा ये तो पैराडॉक्स है, तो विरोधाभास है, ये सिद्धांत ही नहीं काम कर रहा है यहां अमेरिका में, तो उल्टा हो गया ये। अर्थात ये तब तो इसको इनका हैक्सर-ओलिन का सिद्धांत ही गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अमेरिका का डेटा यही कह रहा था, पूरा 10 साल का डेटा बताया कि अमेरिका पिछले 10 साल से लेबर इंटेंसिव गुड्स का इंपोर्ट नहीं बल्कि एक्सपोर्ट कर रहा था और कैपिटल गुड्स को अपने इंपोर्ट कर रहा था। और यही कारण है, इसीलिए इसका नाम पड़ा लियोन्टिफ पैराडॉक्स, लियोन्टिफ विरोधाभास, ठीक है। तो इसको आप बताएंगे, अगर कोई पूछता है बताएंगे कि हैक्सर-ओलिन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत में यह बताया गया था कि जो भी देश जिस वस्तु में जिसकी प्रचुरता साधन संपन्नता होगी, अर्थात वह अगर पूंजी ज्यादा है, पूंजी ज्यादा संपन्न है, पूंजी संपन्न देश है, तो वह पूंजी प्रधान वस्तुओं का निर्यात करेगा। और अगर जिस वस्तु की कमी अर्थात श्रम की कमी है, तो श्रम के वस्तुओं को आयात करेगा वह। लेकिन लियोन्टिफ साहब के सर्वे के हिसाब, रिसर्च के हिसाब से, रिसर्च पर यह निष्कर्ष निकला कि अमेरिका जो पूंजी प्रधान वस्तु है उसका आयात करता है और श्रम प्रधान वस्तु का निर्यात करता है वह। और इसीलिए इस तथ्य को या इस निष्कर्ष को लियोन्टिफ साहब ने निकाला, बताया, और इसलिए इसे लियोन्टिफ विरोधाभास या लियोन्टिफ पैराडॉक्स कहा जाता है। इतनी सी बात बता देंगे आप, यही छोटा सा चीज है, और तो इसमें बहुत कुछ, बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है हिमालय पहाड़। तो लियोन्टिफ साहब इकोनॉमिस्ट थे और उन्होंने बताया, और आज भी अमेरिका में इसी तरह की बातें होती है, आज भी उसी पैटर्न पे चल रहा है। तो या तो ये सिद्धांत गलत है या इनका पैराडॉक्स गलत है। तो चूंकि पार्टिकुलर समय का पैराडॉक्स था ये, अब धीरे धीरे अमेरिका डेवलप हुआ, और आज भी अमेरिका जो है क्या करते हैं, कैपिटल गुड्स को ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि वह कैपिटलिस्टिक कंट्री है और पूंजी सस्ता होने के कारण वहाँ ज़्यादा होता है। और ख़ास करके जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आपका लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट है, उसका इंपोर्ट करता है। तो विरोधाभास भी रहा और चलता रहा। तो बस इतना ही आपको जानना समझना है और लिखना है, इसे बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए हम चलते चलते इसको बता दिए कि चूँकि ये पूछा जाता है कई जगह, है ना, तो फिर आपको वहाँ लगेगा कि सर बताए नहीं और फिर हमको कैसा लिखना है, ठीक है ना। लेकिन इसकी बारी आलोचनाएं हुई थी, बाद में आलोचना हुआ तो फिर चलते रहा। इस तरह इकोनॉमिक्स सिद्धांत आते हैं, जाते हैं, बनते हैं, करते रहते हैं। देखिए इसको लिखिए, लिखाते भी जाते हैं शॉर्ट में, और डायग्राम आएगा समझाते भी जाएंगे। देखिए अवसर लागत है। देखिए होता क्या है ना, ये सिद्धांत 1936 में आया, द थ्योरी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, एक पुस्तक निकाले वो हैबरलर साहब ने। इसका पूरा नाम था गॉटफ्राइड वेन हैबरलर, ठीक है, गॉटफ्राइड वेन हैबरलर। ये चूंकि अर्थशास्त्री थे और इन्होंने एक बुक लिखा द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड 1936 में। उसमें इन्होंने बताया कि देखिए सारा सिद्धांत तो एडम स्मिथ का था, एडवांटेज थ्योरी था, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी।
रिकार्डो का था कॉम्परेटिव कॉस्ट थ्योरी, और इनका था हैक्सर ओलिन का सिद्धांत था जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी या फैक्टर एबंडेंट थ्योरी था, ठीक है, या जनरल इक्विलिब्रियम या फैक्टर एबंडेंट थ्योरी था या एचओ थ्योरी था, जो भी था, ठीक है। तो ये सिद्धांत को 1936 में अपना किताब लिखी, उसने कहा कि देखिए रिकार्डो का सिद्धांत भी जो आधार है वही है, लेकिन उनका जो कहने का जो है वह दूसरे अंदाज में कहते हैं। वो कहता है कि कोई भी दो देश व्यापार तब करेगा जब दोनों देशों में अवसर लागत में अंतर होगा। देखिए क्या बात है भाई, अब यहां क्या कह रहा है, देखिए सिद्धांत का मूल समझ लीजिए यहां पर। अब चौथा सिद्धांत बता रहा है, तो उसने कहा, एडम स्मिथ ने कहा कि व्यापार तब होगा जब देश को एडवांटेज होगा। दो देश है और दोनों को अगर निरपेक्ष लाभ हो रहा है, किसी एक को भी निरपेक्ष लाभ हो रहा है तो व्यापार करेगा, और दोनों देश निर्यात करेगा तो एक का निर्यात दूसरे का आयात हो जाएगा और दूसरे का आयात निर्यात दूसरे का पहले का आयात हो जाएगा, इस तरह आयात निर्यात दोनों करेगा। तो कहा अगर एब्सोल्यूट लाभ होगा तब, अर्थात गेन होगा तब, एब्सोल्यूट गेन होनी चाहिए। रिकार्डो आया, रिकार्डो कहा कि नहीं, एडम स्मिथ ने कहा कि वो जो डेटा दिया था कि पुर्तगाल वाला वो डेटा कि वो शराब और कपड़े का जो आयात करता है उसके अनुसार में, तो उसने कहा कि नहीं, एडम स्मिथ के आंकड़े पर ही व्यापार हो जाएगा अगर दोनों में कॉम्परेटिव कॉस्ट में अंतर आ जाता है। तो अगर दो देश, एक देश अगर एक वस्तु बनाने में उसको ज़्यादा लागत आती है और दूसरे देश को भी दूसरे वस्तु बनाने में ज़्यादा लागत आती है, तो दोनों देश आपस में बायलैटरल एग्रीमेंट करके दोनों देश दूसरे से वस्तु मंगाएगा, आयात निर्यात करेगा, और उसमें जिसको लागत कम आएगी वह उसको बनाएगा ज़्यादा मात्रा में और उसका वो एक्सपोर्ट करेगा, और जिसमें लागत अधिक आएगी वह उसको नहीं बनाएगा बल्कि दूसरे विदेशों से अपने यहाँ आयात कर लेगा। ऐसा दोनों देश करता रहेगा। फिर इसने आए हैक्सर ओलिन साहब आए, उन्होंने कहा कि नहीं, जो है दोनों देश में व्यापार तभी होगा जब दोनों देश में फैक्टर में अंतर होगा, और दोनों देश में दो फैक्टर काम करेगा। क्या करेगा, एक जगह लेबर करे, एक जगह श्रम, एक जगह लेबर करे, एक जगह कैपिटल करेगा, अर्थात जिसकी एबंडेंस जिसमें ज्यादा होगी। दो देश को लिया उन्होंने, ए देश में अगर पूंजी ज्यादा है तो वह पूंजी प्रधान वस्तु को बनाएगा, उत्पादन करेगा और उसका निर्यात भी करेगा, और बी देश के पास श्रम है तो श्रम प्रधान वस्तु को बनाएगा, क्योंकि उसकी लागत वहां कम है, श्रम सस्ता है, तो श्रम प्रधान वस्तु को बनाएगा और उसको वह एक्सपोर्ट करेगा, और दोनों देश आपस में मिलकर बैठ के एग्रीमेंट कर लेगा और दोनों एक दूसरे के सामान को अदला बदली करेगा, मंगाएगा, आदान प्रदान व्यापार दोनों में होता रहेगा। उन्होंने दोनों कसौटी लिया, एक कसौटी लिया साधन संपन्नता का कसौटी लिया, फिजिकल, अगर फिजिकल रूप से दोनों देश संपन्न है, अर्थात यहाँ पूंजी बहुत ज्यादा है, वहाँ कैपिटल ज्यादा, लेबर ज्यादा है मात्रा में, मात्रा के आधार पर, तो दोनों देश व्यापार करेगा। फिर दूसरा कसौटी उसने लिया कि नहीं, अगर मूल्य में अंतर आता है दोनों में तो भी दोनों व्यापार कर लेगा आपस में। मान लेते हैं यहाँ लेबर सस्ता है, वहाँ महंगा, अमेरिका में लेबर महंगा है, भारत में लेबर सस्ता है, तो अमेरिका कभी भी महंगा लेबर से वस्तु नहीं बनाएगा क्योंकि रेट उसका ज़्यादा हो जाएगा, और भारत उसी वस्तु को बनाएगा सस्ते लेबर से तो रेट कम होगा। जैसे आज चाइना का वस्तु है, चाइना में मजदूर बहुत सस्ता है और फैक्टर भी उसका बहुत सस्ता है, यही कारण है कि चाइना का वस्तु पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा फैल जाता है, लागत कम आती है उसकी। हमारे यहाँ लेबर थोड़ा चाइना के तुलना में ज़्यादा है, महंगा है, और ज़्यादा हमारे पूंजी का अभाव, उसको पूंजी का ज़्यादा कमी नहीं है, तो इस तरह से दोनों डिफ्रेंशिएट करके चलता है, पूरे वर्ल्ड में व्यापार होता है। इसने कहा हैबर्लर साहब ने, है ना, ये जो गॉटफ्राइड वेन हैबर्लर साहब थे, इन्होंने 1936 में जो किताब लिखी उसमें लिखा है, इसने कहा कि दो देश व्यापार तभी करते हैं जब दोनों देशों में अवसर लागत का अंतर होता है। तो अवसर लागत क्या होता है भाई, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये कहता है कि जब एक साधन के बदले दूसरे साधन को प्रतिस्थापित करते हैं और उत्पादन करते हैं, तो दोनों का कॉम्परेटिव लाभ हम देखते हैं किसमें हमको ज्यादा लाभ मिल रहा है, तो फिर उसका उत्पादन करने लगते हैं और उसमें हमको विशिष्टता प्राप्त होती है और उसका हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर भारत में कपड़ा बनाना सस्ता हो और गेहूं उत्पादन महंगा हो, तो भारत क्या करेगा, गेहूं के अवसर को, गेहूं के उत्पादन के फैक्टर को रिप्लेस कर देगा कपड़े बनाने में, ताकि कपड़े का ज्यादा उत्पादन हो सके। तो कहता है ये अवसर लागत का प्रतिस्थापन करना ही व्यापार को जन्म देता है। अब वो देखेगा कि दोनों में हमको कितना लेबर लग रहा है, अगर एक में ज्यादा एक में कम लग रहा है तो कम वाला
में ज़्यादा वो चाहेगा कि ज़्यादा लेबर देके हम क्यों उत्पादन करें, कम लेबर वाला करते हैं, कम पूंजी वाला करते हैं, ताकि इसमें स्पेशलाइजेशन पाया जा सके और इसको फिर व्यापार किया जा सके। तो कहता है कि अवसर लागत वह लागत कहलाती है कि जब एक वस्तु के एक वस्तु या सेवा के बदले आप किसी का त्याग करते हैं और किसी को गेन करते हैं। ठीक है, आप किसी का त्याग करते हैं और किसी को गेन करते हैं, तब जो है वह आपको बताता है अवसर लागत को। अब जैसे सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि आपको 2 अवसर प्राप्त हुआ, 2 अवसर। ठीक है, एक अवसर आपको प्राप्त हुआ अभी कि हम AA बन जाए या FAO बन जाए, और आप पहले से ऑडिटर में हैं। ठीक है, तो ऑडिटर का जो गेन है और जो FAO का जो गेन होगा वो दोनों में तुलनात्मक अंतर आ जाएगी। ऑडिटर में कम गेन है आपका और FAO में ज़्यादा गेन है, अर्थात उसका स्केल कम है, इसका स्केल ज़्यादा है। तो जब 2 अवसर आपके पास आएंगे तो एक का क्या कीजिएगा, आप त्याग कर दीजिएगा, एक को सेक्रीफाइस कीजिएगा। तो जो पहले का त्याग किए, जो नए अवसर में आप गए, तो दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यही अवसर लागत कहलाता है कि आपने किसका त्याग किया और किसको गेन किया, किसके बदले किसको त्याग किया, किसको गेन किया। तो यही कहते हैं हैबरलर साहब ने। हैबरलर साहब कहते हैं कि डेल्टा वाई बराबर डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई बताता है गेन को और डेल्टा एक्स बताता है लॉस को। ठीक है, तो अगर आप मान लेते हैं कैपिटल है, ठीक है, तो कैपिटल आपने के लिया और लेबर आपने एल लिया। ठीक है, तो कहता है कि डेल्टा के को आप गेन कर रहे हैं डेल्टा एल के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि जो आपने डेल्टा के को गेन किया और एल को त्याग किया, तो एल का जो अवसर था, अवसर लागत जितना लागत इसमें इस वस्तु में लेबर से उत्पादन करने में लगा रहे थे, तो इसका जो त्याग किया, अर्थात यही व्यापार को जन्म देता है। अर्थात ये आप नहीं बनाएंगे, उत्पादन नहीं करेंगे और इसको आप क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे और इसको एक्सपोर्ट करेंगे। समझ गया ना। इसी तरह दूसरा देश भी करेगा, दूसरा देश भी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को देखेगा और वह भी क्या करेगा कि जो त्याग करेगा, जिसको छोड़ देगा, वह उसको मंगाएगा, इंपोर्ट करेगा, और जिसमें वह इसके सारे लेबर को इसमें लगा देगा तो इसका एक्सपोर्ट करेगा वो, और इस तरह से दोनों देशों के बीच व्यापार होगा। समझ गया ना। यही है अवसर लागत। ये अलगे अपना राग गा दिया, एडम स्मिथ अलग राग गाया, रिकार्डो अलग गा दिया, हेक्सलोनिन आया वो अलग गा दिया, ये अलगे राग गा रहा है। तो हर सिद्धांत अलग अलग देने लगा सब। इसने कहा कि व्यापार का 3 स्थिति होती, जानते हैं उत्पादन में किसी भी चीज में अवसर लागत का जो है पैमाना 3 होता है। क्या पैमाना 3 होता है, आप देखिए, आप जानते हैं, प्रोडक्शन लाइन पढ़े होंगे, तो ये कहता है स्थिर लागत को। ठीक है, ये कहता है डिक्रीजिंग लागत को और ये कहता है इंक्रीजिंग लागत को। ठीक है, ये क्या बताता है, ये बताता है कि मान लें लेबर है और यहाँ कैपिटल है, यहाँ लेबर है, कैपिटल है, यहाँ लेबर है और कैपिटल है। ठीक है, तो आप जो है आप मान लेते हैं कि देखिए क्या, इतना त्याग किया और इतना गेन किए, इतना त्याग किए, इतना गेन किए, अर्थात ये डेल्टा मान ले इसको हमारा। ठीक है, इसको अगर यहाँ वाई मान ले और इसको यहाँ एक्स मान ले। ठीक है, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है। ठीक है, तो अर्थात ये दोनों देखिए क्या है, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये बराबर, अर्थात यहाँ स्थिर लागत है। यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट कॉस्ट है, कांस्टेंट कॉस्ट है यहाँ पर। इसमें देखिए क्या है, इसमें इसको ज़्यादा, इसमें इसको ज़्यादा, अर्थात ये डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स जो है, ये डेल्टा वाई डेल्टा एक्स जो है, अर्थात ये क्या हो रहा है, यहाँ डेल्टा वाई ज़्यादा गेन कर रहा है डेल्टा एक्स के तुलना में। देखिए इसका लंबाई देखिए ज़्यादा, इसका कम है, इसका ज़्यादा, इसका कम है। क्यों होता है कम, ये क्यों बता रहा है कि ज़्यादा का त्याग और ज़्यादा कम का गेन कर रहे हैं, अर्थात ये लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न है, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट है, यानी कांस्टेंट रिटर्न है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अब आप देखिए ये हो रहा है, अर्थात त्याग कम का गेन ज़्यादा का है, त्याग कम का गेन ज़्यादा है। ठीक है, गेन ज़्यादा, ये बताता है इंक्रीजिंग को, इंक्रीजिंग रिटर्न को बताता है। तो कहता है कि तीनों का अवसर लागत अलग अलग होता है तीनों में, अर्थात जब दोनों देश, मान लें कि देश ए यहाँ है, इसको बी ले लीजिए, इसको ए ले लीजिए,
तो कहता है कि ये कैपिटल इंटेंसिव देश है और ये लेबर इंटेंसिव है। तो कहता है कि दोनों का अगर अवसर लागत यानी बराबर हो तो दोनों देशों में व्यापार नहीं होगा। यहां कहेगा नो ट्रेड, नो ट्रेड। अर्थात यहां पर क्या हो गया, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0, कोई ट्रेड नहीं होगा यहाँ। ये है वर्नर साहब का कहना। यहां कह रहा है कि डेल्टा वाई जो है ये लेस देन 0 है, अर्थात यहां व्यापार होगा। ये कह रहा है डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स ग्रेटर देन 0 है, अर्थात इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये दोनों स्थिति में व्यापार होगा और इसमें व्यापार नहीं होगा, नो ट्रेड है, नो ट्रेड। कहता है जब स्थिर लागत होगी, दोनों बराबर, दोनों देश में लागत बराबर है, नहीं समझे, अवसर लागत दोनों का बराबर है, तो क्या जरूरत है त्याग करने का। अगर आपको नौकरी बैंक पीओ में लग जाए, उसका भी स्केल है 5400, और आपको बीपीएससी अधिकारी बन जाए, उसका भी स्केल है 5400, तो आप त्याग करेंगे किसी को? क्या नहीं करेंगे, क्या जरूरत है। अरे दोनों जगह स्केल सेम है, क्या जरूरत है बीपीएससी में खाक छानने के लिए जाने के लिए। चलो बैंक में आराम से मैनेजर बन के अपना 5400 ग्रेड पे कमा रहे हैं, मस्ती से रह रहा है। लेकिन जैसे ही आप जो है, अगर बैंक में आपको मिलता है 1 लाख रुपया और बीपीएससी में 1.5 लाख मिलेगा, तो आप क्या करेंगे? 1 लाख को त्याग कर देंगे, क्योंकि गेन ज्यादा हो रहा है और त्याग कम हो रहा है। यहां अवसर लागत में डिफरेंस हो गया, डिफरेंशिएट हो गया। तो वही चीज कहता है यहां पर। तो ये चीज है जिसके कारण से व्यापार दोनों देशों में संपन्न होता है। यही है मूल सिद्धांत थ्योरी है। अब इसको हम लोग ऑफर कर्व से अलग अलग करके आपको फिर बताएंगे कि कांस्टेंट लॉ पर क्या होता है, डिक्रीजिंग पे क्या होता है, इंक्रीजिंग पे क्या होता है। बेस यही है इसका सिद्धांत का। यही 3 डायग्राम बनेगा और दो तीन और डायग्राम बनेगा इसमें।